साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कहने को तो हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी तो राजनीति की हम भी रखते होंगे। दिल्ली में चुनाव है और ये चुनाव देश की दशा और दिशा जरूर तय करेगा। 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है और इसमें सबसे बीजेपी, कांग्रेस और आप वहाँ पर पहले से ही काबिज है और इन दोनों को मतलब पिछले 15 साल से बदमाश दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीतेगा कौन। और पिछला जो ट्रेंड हमने देखा है 5-6 चुनाव का, तो इसमें कांग्रेस चाहे कितना ही वोट ले, आप चाहे कितना ही वोट ले, लेकिन बीजेपी का अगर वो फॉर्मूला जो चुनाव ख़त्म होते ही शाम को 5 बजे से लेके और चुनाव डिक्लेरेशन यानी काउंटिंग दिन तक जो परसेंटेज बढ़ती है, अगर वो परसेंटेज बढ़ती रही तो आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है और ना कोई शक करना और ना कोई आवाज़ उठा सकता है। अगर उठाई हो तो हरियाणा, महाराष्ट्र जो कुछ भी है, ये पहले के राजस्थान, सब आपके सामने है। इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, दिनांक 12 फरवरी 2025 की आगरा मीटिंग में प्राप्त सभी एजेंडा पॉइंट्स को संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग को लिखा जा चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी से मीटिंग के लिए दिनांक 18 जनवरी 2025 को पत्र लिखा गया है। इस विभाग का इंतजार है। अगर अगले एक सप्ताह में रक्षा मंत्रालय से जवाब नहीं मिलता है तो हमारे सभी संगठनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखने का निर्णय काउंसिल द्वारा लिया गया है। सरकार से मान्यता के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए सभी संगठनों के सदस्यों की सूची जरूरी है। शीघ्र ही हम आपको परफॉर्मा भेज रहे हैं। अब सभी अपने अपने लेटर हेड पर फेडरेशन से भेजा हुआ मसौदा टाइप कर सदस्यों की सूची मेल आईडी पर भेजने के साथ ही हार्ड कॉपी डाक से भिजवा दें। साथियों, जब से रजिस्ट्रेशन के बाद फेडरेशन के ग्राउंड पर काम करना शुरू किया है, तब से पूर्व सैनिक विरोधी तत्वों में खलबली मची हुई है। उनका हाजमा खराब हो चुका है। उज्जवल अफवाहें कर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को पहचान कर इनको नकारते हुए अपने ग्रुप से भी बाहर का रास्ता दिखा दे। फेडरेशन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जय हिंद। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। साथियों, फेडरेशन ने अपील की है अध्यक्ष ने कि भाई आपके जितने भी 12 तारीख को एजेंडा पॉइंट थे वो सारे सरकार को भिजवाए जा चुके हैं और उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है नहीं लेती वो फॉलो किए जाएंगे। साथ में सरकार को FEN ने 18 जनवरी को चिट्ठी भी लिखी है कि आप है जो हमें बुलाइए, अगर नहीं बुलाते हैं तो उसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो काम चल रहा है, एक तरफ से FE ज़मीन पे उतरा हुआ ही है, अब ज़मीन पे उतर के ही काम कर रहा है। बस आपका साथ देना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जस्ट अभी विद इन 1 वीक आपके पास में एक आएगा अपना परफॉर्मा। वो परफॉर्मा आपने जो भर के नॉमिनल रोल के शेप में भेजना है हमारी मेल आईडी पे, क्योंकि हमें किसी भी हालत में बहुत जल्द 1 लाख सैनिकों की संख्या अगर हम दे पाए, ठीक है ना, सरकार को, तो हम आने वाली पे कमीशन की सारी मीटिंगों में, सरकार की मीटिंगों में और सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद में हम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जो पहले के 5-6 जो ग्रुप ग्रुप मिलने वाले, उसमें सारे अधिकारी है, JCU जवान कोई नहीं है। इसलिए JCU जवानों का ये पहला संगठन है। अब वो आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी ये लिस्टें आप FE को सबमिट करते हैं। जितना जल्दी सबमिट करेंगे उतना ही जल्दी हमारा आगे का काम होगा। और अभी सिर्फ पे कमीशन का कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी अंदर क्या बोला वो तो हमारे सामने आया नहीं है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 शब्द बोले हैं कि पे कमीशन लागू है। तो अभी आपको जब ये पे अपना बजट बैठेगा तो बजट में जो भी अलॉटमेंट होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सही है गलत है। लेकिन अब बात ये है कि पहले पे कमीशन को 2 साल मिलते थे इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए, क्रॉसपोर्नेस के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, फिर स्वीकार करने के लिए, फिर रिजेक्ट करने के लिए। इस तरह से ये सब चलता था सभी विभागों से। लेकिन अब क्या होगा, नए क्या फॉर्मूले लागू किए जाएंगे कोई नहीं जानता। लेकिन
जब तक गजट नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता है, गजट नोटिफिकेशन के ऊपर अधिकारियों के पे कमीशन के अंदर जो डिटेल किए जाते हैं उनके नाम नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इसको अफवाह ही मानूंगा। अफवाह क्यों? कि ये जितना देरी होगा उतना ही ये पे कमीशन हमारा और आगे खिसकता जाएगा, और पता नहीं ये जनवरी 26 में लागू हो पाए या न लागू हो पाए। ये मतलब जो डिले होगा तो संभवत यही है। तो ये भी आपने देखना है कि क्या होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? जो हमारा टैक्स है, कहाँ कहाँ मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है। एग्जांपल मैं कंट्रीज़ के साथ में दे रहा हूँ। ब्रिटेन हैज़ एन ऑफिशियल नंबर ऑफ 84 भी है। ब्रिटेन में 84, फ्रांस में 109, जापान में 125, जर्मनी में 142। टोटल नंबर वीआईपी इन यूएसए अमेरिका में सिर्फ 252, और रसिया 312। चाइना जो मतलब कि हमसे संख्या में बड़ा, उसमें बड़ा, अपना क्षेत्रफल में बड़ा, लेकिन उसका भी वीआईपी की संख्या है 435। अब अपना हिंदुस्तान देखो, मेरा भारत महान है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंडिया हैज़ ए टोटल नंबर ऑफ 5,79,092 वीआईपीज है, जिनको सारी सुरक्षा ZXY जो कुछ भी सुरक्षा है, चाहे कुछ भी सुरक्षा है, वो हमारे टैक्स के पैसों से दी जाती है। और इस तरह से अगर टैक्स का पैसा मतलब ये वीआईपी के ऊपर उड़ाना चाहिए तो फिर हमें अपना हक कैसे मिलेगा? इसमें आगे ये भी दिया गया है कि हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को चेताना चाहिए कि भाई आप 300 से नीचे लेके आ जाइए, जिससे कि जो पैसा बचत होगा वो हमारी अच्छी मतलब उसके अंदर काम में आए। जय हिंद। देश की फिजूल खर्ची, देश की ऐसी फिजूल खर्ची दोस्तों जो आप हैरान रह जाओगे कि आप देखना कि जो मतलब अच्छे अच्छे कंट्री है, रिच कंट्री है, उनके पास सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए उन्होंने अपने कितने वीआईपीज को वीआईपी का दर्जा दिया हुआ है, और उनके कंपेरिजन में हमारे हिंदुस्तान के कितने वीआईपी बना रखे हैं। और हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है, जो मतलब 3% है, किसका है? मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का आप सोचिए कि देश की 100%, 97% पॉपुलेशन को वो 3% पॉपुलेशन पाल ही रही है एक तरह से। लेकिन जब हम रिटर्न दाखिल होता है तो रिटर्न दाखिल देने का जो परसेंटेज आया है वो आया है 1.86 का, यानी कि 1.86 आदमी सही मायने में टैक्स भरते हैं और अपना रिटर्न दाखिल करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रियल जो स्ट्रेंथ है हमारी 1.86 है। और देश के जीएसटी या इनकम टैक्स इस सब कलेक्शन के अंदर हमारा 48% ओनली मध्यम वर्ग का है। मध्यम वर्ग, मीडियम वर्ग। बाकी जो भी जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, इधर की उधर की जो भी है, टोल टैक्स, ये वो जो भी ज़्यादातर हमसे ही है, लेकिन वो सरकार को आप मान लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आज कम से कम 35% हमारे मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग में आ चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। अब मैं सरकार की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आंकड़े हैं तो वो आंकड़े तो मेरे नहीं हैं, वो सरकार के, सरकारी एजेंसियों के, सरकार की एफिलिएटेड एजेंसी जिसको सरकार ने सर्वे का अधिकार दे रखा है, वो बता रहे हैं भाई, वो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अब आप खुद देख लीजिए कि आखिर हमारी मतलब जो आर्थिक स्थिति, हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है, किधर हो रहा है, और जो कभी हम पूछ नहीं सकते हैं सरकार से कि हमें हिसाब दो। जनता नहीं पूछ सकती सरकार को कि हमें हिसाब दो। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। चल रहा है, उसके बाद फोन करके मिलने का कोशिश कर रहा है, वो एफए के बारे में जानना चाह रहा है, जो कि आगरा जयपुर हाईवे पे 12 जनवरी 2025 को एफए का मीटिंग हुआ है। और एफए, क्योंकि एफए का जो नींव जो डाला है वो जंतर मंतर से था,
सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ही एफए बनाया था और एफए का फाउंडर मेंबर 26 आदमी थे। अडवा कमेटी थे, उसमें 16 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर 16 सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ही था। लेकिन वो 3 महीने के अंदर उसका चुनाव होना था। ये सब कुछ निर्णय लेते हुए 9 अप्रैल 2023 को जंतर मंतर का जो आंदोलनकारियों का तरफ से एनडी तिवारी भवन नई दिल्ली में जो बुकिंग किया, उसके बाद हमारे एफए बनाया। एफए बनाने के साथियों, एक वीडियो वायरल चल रहा है, ऑडियो वायरल चल रहा है गोपाला कृष्ण का, जो कभी जंतर मंतर में बैठा करता था और बहुत ही मतलब जब आया था चेन्नई से तो मेरे ख्याल से उसका तवे के जैसा उसका चेहरा था। लेकिन उसको दो फायदे वहाँ से हुए। एक तो उसकी अच्छी सेहत बन गई, गोरा लाल टमाटर की तरह हो गया, और साथ में जिसको हिंदी के शब्द नहीं आते थे आज फर्राटेदार हिंदी बोल रहा है, यानी कि पक्का अच्छा हिंदुस्तानी बन गया है हिंदी के साथ में। उन्होंने एक क्लिप डाली है 21 सेकंड की, और वो एफए के बारे में लोगों ने उनको फ़ोन किया है, अप्रोच कर रहे हैं, मिलने के लिए बोल रहा है। और उसमें वो बोल रहा है कि भी हमने तो ये एडॉक एफए बनाया था जिसको 3 महीने में चुनाव होना था। 9 अप्रैल को बनाया है तो मई जून और जुलाई 9 को तो यानी कि आपका 3 महीने हो गए थे। चलो आपका 23 को आंदोलन था तो 23 को आंदोलन के बाद में आप है जो अपना चुनाव कर लेते। लेकिन जुलाई भी नहीं किया, अगस्त में नहीं किया, और सितंबर में भी आप चले गए। लेकिन जो असली बात जो थी वो गोपाल नहीं बता रहा। भाई क्यों बताएगा कि जब वृद्धाराम डूडी ने तुम्हें फ़ोन किया कि भी ऐसे ऐसे इन्होंने एफई के बैनर उतार दिए, तो आपने पहला शब्द क्या बोला? क्या अर्जुन सिंह साहब को पता है? क्या अर्जुन सिंह साहब को बताया आपने मैं आ रहा हूँ? आपने आके क्या कर लिया? बाबा जी का ठल्लू। और आपको किसने अब आप खुद पंजाब के लोगों ने, साबका के लोगों ने, जब इन्हीं लोगों ने साबका को चोर बनाया था, चलो एफई तो चोर था ही था। अभी जैसे मोदी जी बढ़े थे ना, 20 करोड़ 23 करोड़ से 35 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ 120 करोड़ 140 करोड़, अभी हमारा आंकड़ा बन गया 17 लाख रुपए का जंतर मंतर से लेके भागने का एफए का। अभी तक 13 लाख था, 13 को मैंने आगरा के मीटिंग में 14 लाख कर दिया था खुद ही, कि भी 13 नहीं था 14 था, क्योंकि मेरे पास तो स्टेट थी उनकी। और अब क्या है कि वो है जो बोले कि भी 17 लाख थे, चलो मान लिए। लेकिन गोपाल का आपको पता है कि बहुत ही सभ्य लोगों ने, जिन्होंने आपको जिस थाली में खाना पीना सब कुछ दिया, जिसमें आपने छेद किया, उन लोगों ने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी गोपाल आपका इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी नकली रसीदों के ऊपर आपके सिग्नेचर है, जितने बिल बने हुए हैं उसके अंदर आपके सिग्नेचर है, और बहुत कुछ ऐसा है कि जो सुना जा रहा है कि विदाउट रसीदों के अंदर भी पैसा लिया गया है, जो आपको पता है। आपसे पैसा कलेक्ट कौन करता था? बोला नलिन करता था। तो आप सिर्फ एक बार आपका टिकट साहब का तरन तारण बनाने के लिए तैयार थी कि आप आइए और आके एक बार, एक सोल्जर हो आपने वहाँ काम किया है, तो आप आके जो भी है सच और झूठ खर्च हो गए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे रख दो आके साबका के अंदर। क्यों कि इन्होंने क्या था 9 अप्रैल में क्यों बनाया था? बनाने का मेन मकसद ये था कि जो प्रेशर था बाकी संगठनों का, जो फरवरी से लेके और जो मार्च के अंदर जो पैसा आया है, और सुखदेव सिंह तो 30 मार्च से पहले ही वहाँ निकल गया था, और सुखदेव सिंह निकलने के बाद में सुखदेव सिंह ने जब निकलने से पहले 6.5 लाख रुपए तक कैश सब खर्चा काट के नलिन तलवार को दिया, और 6.5 लाख के बाद के अंदर जो पैसा 31 मई तक आप लोग उससे विड्रॉ करते रहे, नहीं 31 मई तक जो आप खुद कलेक्ट करते रहे, उसका हिसाब किताब आप ही के पास में। अब आप ही हो जो कह सकते हो वो पैसा कहाँ चार्ज पे लिया गया, कब से? जब से 1 अप्रैल से लेके जब सुखदेव सिंह ने दे दिया चार्ज तो, और 31 तक, 31 को यानी कि 30 मई तक 31 को एफई की पर्ची कटी है। तो एफई से भी आप 14 सितंबर तक
पैसे लेते रहे हो और करीब 3,80,000 रुपये आपने 31 मई से लेके और 14 सितंबर तक एफईए के ट्रेजरर से विड्रॉ किए, जो आपके बिल नंबर, आपके सिग्नेचर और आप लोगों के वो है। तो लेकिन वो उसने ये नहीं बताया। अब 6.5 लाख और 3.80 4 लाख, ये मतलब तकरीबन इस 11 लाख का हिसाब किताब कहाँ पर है? कोई नलिन, कपिल, मोहन रंजन, गोपाल, कोई तुम में से है जो गट्स वाला, जो आके रख सके? अरे हमने अच्छा था, बुरा था, झूठा था, नकली था, असली था, जो कुछ भी था, पब्लिक डोमेन में रखा। हमें जूते मारो, गलत है तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कम से कम 2 पैसे का हिसाब तो दो। तुम लोगों ने तो, जिसने तुम्हारे को जिस थाली में खाने के लिए दिया, उसी को तुम लोगों ने चोर बना दिया था। साबका कोई चोर बना दिया था, प्रकट सिंह को चोर बना दिया, गोसल को चोर बना दिया, उनके ट्रेजरर को चोर बना दिया। और ये लोग तो महीने में 1-2 बार आते थे, हम भी देखते थे, मतलब डेली जो आपकी जो वीडियो, जो हमारे भाई का वो दाढ़ी मेजर का वीडियो चलता ही रहता था, तो हम तो वीडियो देखते रहते थे। गोपाल, फिर तेरे को सांप क्यों सूंघ गया? और 11 महीने तक तो कहीं था नहीं। तो अभी एफईए वालों को, एफईए की जानकारी के लिए यहाँ कपिल वीडियो में वीडियो डाल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेके, जो इंफॉर्मेशन उसके पास में है। तो फिर आपको फ़ोन करेंगे वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वाह भाई वाह, मान गए। अब थोड़ी बहुत गैरत बची है तो आके जिन्होंने आपको नमक खिलाया उनका आके हिसाब कर लो। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं से किसी गांव का नमक आता था वहाँ पर। हर तीसरे दिन, दूसरे दिन लोगों का, पूर्व सैनिकों का नमक खाया आप लोगों ने। अब नमक हराम मत बनो, आओ और हिसाब दो, बाकी बात बाद में करेंगे। तो ये रह गया गोपाल का। 30% मिलता था जब हमारे साथ, तो हमें 70% मिलता था। आज कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि भी हमारे बंधु को किसी को नहीं मिला है। जेसीवारों को बहुतों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिनको नहीं मिला है। लेकिन जिनको मिला है वो 24 जुलाई के बाद में अगर उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनकी पेंशन कहाँ जाएगी, और 16 वाले की किया जाएगा उसकी कहाँ जाएगी? तो ये दुविधा किसकी? सरकार की है। हमने सावधान रहना है कि कहीं सरकार इसके बीच में कोई ऐसा क्लाउड लाके हमारी टांगें ना काट ले। ये जो हम लोग बकबक करते जा रहे हैं ना, मतलब वीडियो डालो, इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी, अरे पागल नहीं सरकार, आप अपने हाथ में दे रहे हो उनके। और हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गवर्नमेंट का दिया हुआ हल्फनामा है, वो हल्फनामा क्या है कि ओआरओपी के साथ ही, ओआरओपी के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पॉइंट हमने रखा था उस टाइम अपने सतवीर साहब की तरफ से कि हमें भी जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। वो सैनिक है, हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन इंक्रीमेंट के हकदार हम भी है। हमारा भी साथ साथ में पेमेंट बढ़ना चाहिए, जो कि 10 साल में जाके बढ़ता है। तो सरकार ने इसके लिए नोटिस जारी किया था। उसका जो हल्फनामा दायर किया था, तो उस हल्फनामे को ओआरओपी से जोड़ा गया था कि जो 5 साल तक की जो इंक्रीमेंट होगी वो साथ में मिला के ओआरओपी दी जाएगी। तो कहीं जो बाकी कर्मचारी सिविल वाले सोचे कि भी हमारे को कोई मुफ्त की मिली हुई है, नहीं, ये हमारी लड़ाई है। जो हमारे साथ में सन 71 के बाद में जो अन्याय हुआ था वो लड़ाई है, उसकी भरपाई अब हो रही है धीरे धीरे, लेकिन पूरी हुई नहीं। राजस्थान में जो बड़ा ही सुंदर इलाका है और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में बैठ के कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का एक तोतला कैप्टन, मैं फिर कहूंगा तोतला कैप्टन, जो मुंह में गुटखा रख के, जो दवाइयों के सारे चलते हुए, जो हफ्ते में 5 दिन तो कल्ले की ओपीडी लेता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ओआरओपी 3 में सिपाही से हवलदार
को बेनिफिट हो गया। भैया आज मैं पूरे देश के पूर्व सैनिकों से नहीं पूछूंगा, 30 लाख पूर्व सैनिकों से नहीं पूछूंगा। अगर मेरा ये मैसेज जैसलमेर के मेरे सिपाही से हवलदार जो बुजुर्ग भी है, मेरे भाई भी है, नौजवान भी है, और भाई जो पूर्व सैनिकों की जो विधवा माता बहनें हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पेंशन वार्षिक खरी में कितनी बढ़ गई? क्या इतनी पेंशन आपकी बढ़ गई कि आप ओडी गाड़ी ले लोगे? क्या आपकी इतनी पेंशन बढ़ गई कि आप हेलीकॉप्टर खरीद लोगे? क्या इतनी भी पेंशन आपकी बढ़ गई कि अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं और वो भी नर्सरी लेवल में, मैं 7वीं 8वीं 10वीं की तो बात ही नहीं कर रहा, कि आप उनकी फीस भर दोगे? नर्सरी लेवल के बच्चे की फीस 2500 से 3500 रुपये है। बस का खर्चा अलग रहेगा, ड्रेस का अलग रहेगा, एडमिशन का अलग रहेगा। क्या भर दोगे आप? कितनी पेंशन बढ़ गई? तोतले कैप्टन ये तो बता, तू जैसलमेर के पूर्व सैनिकों को बता, पूरे देश के पूर्व सैनिकों को मत बता। तू जैसलमेर के सिपाही से हवलदार की तू बोल रहा है कि इनकी पेंशन बहुत सारी बढ़ गई, बहुत सारी बढ़ गई। अरे भाई कटवा दे हमारी पेंशन, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरा। अभी एक यूट्यूबिया है दाढ़ी मेजर, और वो मतलब क्या बोल रहा है कि जैसलमेर का तोतला कैप्टन, और वो वीडियो किसी भाई साहब ने मेरे को भेजा, मैंने सुना और मैं सीधा पहुंच गया। तोतला कैप्टन को जानता हूं, तो मैं तोतला कैप्टन के पास पहुंच गया, बैठा, चाय पानी पिया, और मैंने पूछा साहब क्या बात है, ये मतलब चंगेज खान उर्फ अपना दाढ़ी मेजर उर्फ लकड़बगा उर्फ पता नहीं कितने नाम इसके जंतर मंतर पे रखे हुए हैं, ये क्या बोल रहा है? तो वो मुस्कुराए और हंसे, बोले ये बुझता हुआ दिया है जो फड़फड़ाता है ना, वैसे ही है, बाकी और कुछ है नहीं। मैं आपके सामने हूँ अभी भी, मतलब उन्होंने बोला मेरे को भी आपके सामने हूँ, मेरे मुंह में कौन सा गुटखा है, कौन सा टैबलेट है, कौन सा क्या है, तंदुरुस्त आपके सामने हूँ, जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, अपने क्षेत्र में जाता हूँ। और वो जो जैसलमेर के लोगों को जो बोल रहा है कि जूते मारो उसको, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि तो जैसलमेर के लोग क्या समझता है, जिनके पुरखों ने 60 पुरुष बोलते हैं इसको, 60 पुरुष हाथ से पानी, यानी कि 4 फुट आता है, 24 240 फुट पानी को रस्सी से निकाल के पिया हुआ, जिंदगी जिया हुआ, और 14 अकालों के अंदर घास खा के जिंदगी जी हुई, घास की रोटी खा के। और ये वो धरती जहाँ बादल भी बरसने से शर्माते थे कि यहाँ तो खून बरसा है, हम बरस के क्या करेंगे। इन लोगों को तू अकल दे रहा है, इन लोगों को। मैं इनके बीच में बैठा हूँ, मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट दूसरा नहीं था, मेरा जन्म इसी डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, क्योंकि ये 7वीं लोकसभा में जैसलमेर में था जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है ना। उसके बाद में किसी डिस्ट्रिक्ट में गए तो क्या हो गया, और फिर तेरे को क्या तकलीफ हुई कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी जैसलमेर में ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हवलदार और जवानों को कुछ नहीं बोला, ऐसे तू चिल्लाया खूब उसके अंदर। वो मेरे को वो तोतले कैप्टन ने पूरा बताया कि इस तरह से वो चिल्लाया, मतलब भौंक रहा कुत्ते की तरह बिल्कुल ही। लेकिन बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, बदल भौंकने दो, जैसा भौंकना है, इसकी आदत है। अब आज तो है नहीं भाई, वो मेरे को तोतले कैप्टन ने बताया कि मैं तो इसको इसी के कहने से तो मैं आया था आंदोलन के अंदर, बाकी मैं इसका कोई मतलब नहीं था, मैं आता भी नहीं, अपना काम कर रहा था, कोई नहीं। लेकिन आया तो इंटरेस्ट लगा कि हाँ सही है, लेकिन बाद में जब इसका असली चेहरा सामने आ गया तो फिर मैं इसको सुनाने लगा, कहने लगा अभी सही बात बोल, सही काम कर, सही चल। तो इसको तो सही कहने वाला तो इसको लगता है आग की तरह, बिल्कुल ही चटक जाता बिल्कुल ही। इसीलिए मैं उसके लिए बुरा हूँ, बाकी उसकी अब चिंता की कोई बात नहीं है। जैसलमेर के लोग अच्छी तरह से समझे हुए हैं, ठीक है ना। और मैंने उस वीडियो में क्या क्या कहा है वो भी लोग सुने, और उसने उसको कैसे, मतलब जैसे अफसरों को तो हमने अलग कर दिया,
कैसे जेएसयू जवान को बांटना है वो पॉलिसी उसने उस वीडियो में चलाई है। तब जाके मुझे सही लगा कि यार तोतले कैप्टन साहब बोल तो सही रहे हैं, वो सड़ा कमीना तो वही है, ठीक है ना। तब जाके मुझे भी संतुष्ट हुआ और तोतले कैप्टन साहब ने मेरी सारी की सारी जो दुविधा थी दूर कर दी। तो ये चीज़ आप दोनों सुने और आप भी निर्णय करें कि तोतला कैप्टन सही है या ये सही है। अभी दोस्तों सरकार ने, वैसे तो ये 2024 की चिट्ठियां हैं लेकिन केस वजह से दबी भी पड़ी थी। तो एक तो चिट्ठी है जो हमारे डिपेंडेंट्स है, जिसमें कोई विकलांग है, डिसेबल है, तो उसको ग्रोसरी मिलेगी। कैसे मिलेगी उसका फॉर्मेट उसके साथ में आपको मिलेगा वहाँ से अपने कैंटीन से, और वो भर के जो बेनिफिशरी है उससे साइन करवा के, और वो बंदा है जो मतलब ग्रोसरी ले सकता है, ठीक है ना, लिक्वर नहीं ले सकता है। और दूसरा जो ईसीएचएस का जो एक सीओ की चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए जो बाद में पॉलिसी बन चुकी है 3 महीने का रेफरल, और जो किस तरह से मतलब वो रेफरल के लिए वापस नहीं जाना पड़ता है, और कौन कौन सी जो मतलब जो हमारे टेस्ट है वो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, उसके लिए भी आप आगे क्लिप में देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लिपें देखना ना भूलें क्योंकि क्लिपें अभी आपके लिए ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये चिट्ठी आपने कई वीडियो में सुन ली होगी, आपके पास ये आई भी होगी, लेकिन फिर भी 18 अक्टूबर 2024 को जब ये रिलीज़ हुई थी तो ये बाद में जाके पॉलिसी बनी थी, और ये एक सीओ ने लिखा था, और मतलब रीजनल सेंटर से। तो उन्होंने मतलब ये जो रेफरेंस देते हुए बताया था कि भाई आपका जो इनपेलन हॉस्पिटल है उसका जो रेफरल है वो 3 महीने तक वैलिड है, और वो सारी मतलब जो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीटी स्कैन सब करेगा, और साथ में साथ वो सारी भी करेगा जो 3000 से ऊपर की है, 3000 से ऊपर की जो मतलब मूल्य वाली है। और उसके साथ में आपका है जो वो जो प्रिस्क्राइब करेगा वो मतलब वही करेगा जो ज़रूरी है, अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाएगी, ये इसमें आदेश दिया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी हो आप इस चिट्ठी को भी यूज़ में ले सकते हैं। ये है साथियों अपना बहुत ही मतलब 13 अगस्त का वैसे चिट्ठी है, लेकिन पता नहीं कहाँ दबा रह गया था, लेकिन ये कैंटीन का है। और जो मतलब आपका सेंट्रल सेल जो भी क्यूएमजी ब्रांच है, आर्मी हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर जो अपना है, और ये मतलब बताता है कि एक लिक्वर को छोड़ के बाकी जो मतलब आपका जितने भी आपके डिसेबल डिपेंडेंट है आपके पूर्व सैनिक के, उनको यूआरसी यानी कि रेजिमेंटल कैंटीन से और बाकी कैंटीनों से ग्रोसरी का सामान मिलेगा, और उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है। और इसके लिए क्या प्रोसीजर है उसका एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म कैंटीन में ही मिल जाएगा, और उस फॉर्म को लेके आप एक बार भर के, और जो सिग्नेचर है आपके अपने जो पेरेंट्स के या जो मतलब बेनिफिशियरी जो सीएसडी का है उसके सिग्नेचर करवा के आप उसके ऊपर है जो आप है जो वो ले सकते हैं सामान। तो इसके लिए और जो कोई भी प्रोसीजर है वो कैंटीन को दिया हुआ है, बस आपको ये चिट्ठी दिखानी है और वो लेके भरना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।